देखिए, आप सभी लोग शिक्षाविद हैं। आपके कुछ कंसर्न होंगे किसी बोर्ड के बारे में, जिज्ञासाएं कि ये बोर्ड क्या वैधानिक है कि नहीं। पहला मौलिक प्रश्न आता है मस्तिष्क में। तो ये बोर्ड, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने भी कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि योग पीठ उसमें स्पॉन्सरिंग बॉडी है। मतलब बहुत सारे जगहों पर ये दृष्टि होती है कि स्वामी जी ने कोई प्राइवेट बोर्ड बना लिया है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है भाव कि पता नहीं इस दल की सरकार नहीं रहेगी तो बोर्ड का क्या अस्तित्व होगा। और कहीं एक सीधे स्वामी जी के प्रभाव में एक ऑर्डर तो नहीं हो गया। इस तरह का एक प्रश्न दिमाग में रहता है, सारी निष्ठाएं भारतीय संस्कृति और परंपरा के होने के बावजूद भी। ये बोर्ड जो बना है एक बहुत ही वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बना है। इसमें पहले केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, जिसमें केंद्रीय विधि मंत्री भी थे और अनेक विधि विशेषज्ञ और शिक्षा विशेषज्ञ थे इस बोर्ड को बनाने के लिए। क्योंकि उद्देश्य ये था, संकल्प था, पूज्य स्वामी जी का वर्षों से बार बार उठा रहे थे विभिन्न मंचों पर, कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय वृत्ति दिखनी चाहिए, भारतीय ज्ञान दिखना चाहिए। एक पंक्ति में कहूं तो आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है उससे वंचित नहीं किया जा सकता बच्चों को। क्योंकि जब हम एक ग्लोबल विलेज हो गए हैं, एक वैश्विक गांव हो गए हैं, अब कोई भी देश, कोई भी प्रांत दुनिया के किसी अन्य हिस्से से कटा हुआ नहीं है। चाहे हमारा राजनीति का तंत्र हो, चाहे वो आर्थिकी का तंत्र हो, चाहे वो डिजिटल, जिसको मैं स्वामी जी कह रहे थे, मैं प्राय एक शब्द प्रयोग करता हूँ, डिजिटल कोलोनाइजेशन का दौर हो। ये जो चार बड़ी कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारे लोगों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। एक राजनीतिक कब्जा होता है, दूसरा है एक डिजिटली विचार पर कब्जा कर लेना। और उनके पास माध्यम भी हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हट भी नहीं सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की 21वीं सदी की आवश्यकता है, नीड है हमारी, वो नेसेसिटी है, उससे भाग नहीं सकते। लेकिन उस स्किल और उस कॉम्पिटेंसी को भी जहां बच्चों को सिखाना है, वहीं बच्चों के अंदर ये भी हमें बोध पैदा करना है, उनका मानस सुदृढ़ करना है कि इसका प्रयोग करने की आपके स्वभाव और मूल्यबोध कहाँ होगा, कैसे केंद्रित होगा, बिंदु मूल्य केंद्रित कैसे होगा, वैल्यू बेस्ड कैसे होगा, जो सिर्फ उसके लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी और विश्व के लिए और पूरी प्रकृति के लिए और पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल हो। इसलिए आधुनिक शिक्षा में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को डालना इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक शिक्षा का सारा सामर्थ्य और दक्षता तो बच्चे में हो, लेकिन उसके साथ दो भाव और हो। एक भाव ये हो कि हम सिर्फ किसी ज्ञान परंपरा के सिर्फ अनुकरण करता नहीं रहे। अभी तक जो भी हम पढ़ते हैं पुस्तकें, जिस तरह की विधा है, विधान है, उससे ऐसा लगता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो शायद इस योग्य नहीं है कि उसको पढ़ा जाए। और अगर हम आधुनिक शिक्षा जो है वो तो पाश्चात्य 17वीं शताब्दी के बाद का जो दुनिया का जो निर्माण हुआ है, वर्ल्ड व्यू जो क्रिएट हुआ है, उसी से पूरी शिक्षा और उसी से हमसे मतलब रखना चाहिए, बाकी से क्या मतलब। पुरानी चीजों को एक बहुत ही शब्द प्रयोग करते हैं, जो स्वामी जी एक संकेत दे रहे थे ना, कि जो इस विचारधारा के विरोधी हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि while you are discussing or trying to integrate Indian knowledge system with modern education, whether are you advocating
for the reproduction of the ancient social structure. कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करके आधुनिक शिक्षा में कहीं पुरानी उस सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापना तो नहीं चाहते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट सोशल स्ट्रक्चर, कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई और आपने सोशल स्ट्रक्चर को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा उठाते हैं। ऐसा नहीं है। अब हम किसी इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बहुत ही एक, मैं इसलिए इस विषय बात करता हूं कि सबसे वाइडली डिबेटेड टॉपिक है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, उसकी क्या तकनीक होनी चाहिए जो कि हमारे 21वीं सदी के लिए, बच्चों के लिए सोशली रेलिवेंट नॉलेज हो। तो ऐसा ज्ञान, प्राचीन ज्ञान भी हम पढ़ाने की दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए कि वो वर्तमान सदी में सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से उपादेयता उसकी हो। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो हमें मेमोराइजेशन नहीं कराना है उसको, कि सिर्फ मेमोराइज करता हुआ, याद करता उस पर और एक बोझ डाल दें कि स्मरण करते रहो बैठ कर। रोट मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, वो नहीं कराना है। हमें दो बोध लाना है इंटीग्रेट करते समय। बहुत ही, चूंकि समय कम है, मैं तो इस विषय पर शिक्षाविदों से बात करता हूं तो 6-8 घंटे लगातार बात करता हूं, लेकिन संकेत मैं आपसे कम समय की वजह से कह रहा हूं कि दो भाव उसमें हम इंटीग्रेट करते समय रखे हैं। पहला भाव ये है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा में से उन उदाहरणों को, उन घटकों को चिन्हित किए हैं जिससे कि हम ये बोध दे सकें कि कौन सा कालखंड का, कौन सा काल ज्ञान सृजन किस आयाम का, मतलब किस डोमेन का, सोशल स्ट्रक्चर का, साइकोलॉजी का, हेल्थ का, खगोल विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, आइडियोलॉजिकल, कौन सी ऐसी ज्ञान परंपरा है जिसने पूरी दुनिया के वर्ल्ड व्यू को ट्रांसफॉर्म किया है इतिहास के कालखंड में। जैसे गणित, एक उदाहरण दे रहा हूं। गणित के बारे में आज की तारीख में जो विरोधी भी हैं भारत के, वो भी स्वीकार करते हैं कि गणित का, शून्य का, दशमलव पद्धति का, अंकों में गणित को लिखने का नंबर सिस्टम का, प्लेस वैल्यू जो मैथमेटिक्स का सिस्टम है उसका, ज्योमेट्रिकल शेप्स का, ये सारी ज्ञान परंपरा भारत से ही सिंध होते हुए, इराक बगदाद होते हुए, स्पेन होते हुए, इटली होते हुए, फिर पश्चिमी यूरोप में गई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में, और जहां से उसके आधार पर जो फिलॉसफी थी रीजन बेस्ड, उसके आधार पर उन्होंने आधुनिक विज्ञान का अभ्युदय किया। और उसके लिए एक उदाहरण आपको मिलेगा। आइंस्टीन खुद लिखता है अपने संस्मरण में कि यदि भारत की दशमलव पद्धति और प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, फार्मूलेशन के बारे में सोच नहीं पाते। ये आइंस्टीन कह रहा है, एनपी सिंह नहीं कह रहा है। इसी तरह फिबोनाची मॉडल जो मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ते हैं, फिबोनाची ने भी अपने संस्मरण में पुस्तक में लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, अपने संस्मरण में लिखा कि ये जो मैं फार्मूले या इक्वेशंस दे रहा हूं, ये बार्मकीड नामक भारतीय विद्वान जो बाल्ख, अफगानिस्तान चाइना बॉर्डर की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से अल मंसूर अबिसाद डायनेस्टी के बादशाह के पीरियड में आता है और वहाँ एक सेंटर चलाता है। तो वहाँ से अरब आया और अरब से हमने टोलस्टेडो से इसको ग्रहण किया, और मैं ऋणी हूँ भारत की मैथमेटिशियंस का। वो अपने संस्मरण में लिखता है। अल्बर्नो ने चर्चा किया इसकी, लेकिन हम इतिहास में बच्चों को ये नहीं बता पाते। इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि बच्चों को ये लगेगा कि भाई हम ज्ञान सृजन करने वाले पूर्वजों की संतान हैं, हम नकलचियों की संतान नहीं हैं।
तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज क्रिएटर होने का। नॉलेज हम भी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे पूर्वजों की लंबी परंपरा है कि उस कालखंड कंटेम्परेरी कंसर्न के अनुसार उन्होंने विभिन्न आयामों में ज्ञान सृजित किया है, तो अब आज की आवश्यकता के अनुसार हम भी नए ज्ञान सृजन कर सकते हैं। इनोवेटर बनाना, जो चर्चा होती है कि इनोवेशंस कराना है, तो इनोवेशन दो चीजों से आता है। एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है उसके लिए, और कॉन्फिडेंस आता है अपने एंशिएंट हेरिटेज से, अपने पूर्वजों की गौरव से। अन्यथा अगर जिसका गौरव ही हीन हो जाएगा, वो व्यक्ति नए चीज क्रिएट करने के बारे में उसको कॉन्फिडेंस कहां से होगा? वो तो नकलची होगा सिर्फ। और 1835 के बाद हमको पूरा नकलची बना दिया गया, क्योंकि यह समझा दिया गया कि भारत में कभी ज्ञान सृजन कोई रेलिवेंट उपादेय नहीं हुआ। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा क्यों कारण है कि नॉलेज सिस्टम क्यों पढ़ाना चाहिए? इसलिए पढ़ाना चाहिए कि आज पूरी दुनिया, जिसका संकेत मैं पूर्व वार्ता में किया था कि त्राहिमाम कर रही है, कि अगर इसी आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहा और उसका यूसेज होता रहा, प्लेनेट खतरे में है, पूरी पृथ्वी खतरे में। उन्हें आभास हो गया है, तो बार बार वो तलाश रहे हैं अल्टरनेटिव कि विकल्प कहाँ है, कौन सी आइडियोलॉजी में विकल्प है कि जहां से कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करें, क्योंकि उससे तो अछूते हो नहीं सकते, लेकिन हम अपने दृष्टि ऐसी रहे कि कभी मानवता का और पूरी पृथ्वी का विनाश न हो, प्रकृति का। तो एक नाम अगर आप तलाशेंगे तो आर्ने नएसे है, नॉर्वे का फिलोसोफर। 21वीं सदी में एक नई फिलॉसफी यूरोप में पूरी तेजी के साथ फैल रही है, उसका नाम है इकोसोफी, इकोसेंट्रिक फिलॉसफी, पर्यावरण केंद्रित दृष्टि दर्शन। अभी तक क्या चल रहा था? एंथ्रोपोजेनिक सेंट्रिक, मनुष्य केंद्रित आइडियोलॉजी। अब वो तलाश रहे हैं प्राकृतिक विविधता केंद्रित। अभी भी वो पूरे दर्शन पर नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, नेचर को भी साथ लेके चलो, भी इतनी दृष्टि आ रही है उनके अंदर। लेकिन वो आर्ने नएसे ने जो हमारे उपनिषदों का अध्ययन किया, बुद्ध दर्शन का अध्ययन किया, तो वो बहुत ही तेजी से स्वर से कह रहा है कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पूरे ज्ञान परंपरा में मूल्य बोध जो होगा वो भारत की संस्कृति से ही हमें तलाशना होगा, भारत की ओर हमें देखना होगा। दुर्भाग्य हमारा है कि हम लोग तो देख रहे हैं अमेरिका और यूरोप की ओर अंधाधुंध दोहन की दौड़ में, और वो देखना शुरू कर दिए हैं भारत की मूल सांस्कृतिक मूल्यों की ओर। हम फिर आएंगे, लेकिन उनकी नकल करके आएंगे। जब वो कोई चीज लिख देते हैं तो हम उसको प्रामाणिक मानते हैं, हमारे बारे में हमारी अच्छाई भी जब तक वो मुहर नहीं लगाते हम नहीं मानते। लेकिन बच्चों को हमें ये भाव देना है, इस रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा डालना है कि उन्हें आत्मगौरव और भारतीय ज्ञान की जो उपादेयता पूरे विश्व और ब्रह्म, इसको पृथ्वी को है, उसके संदर्भ में बच्चों की दृष्टि गढ़ना। ये कोई कंजर्वेटिज्म नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय विश्व की वर्तमान सभी समस्याओं के समाधान की दृष्टि पैदा करना है। तीसरा, बहुत लोग विरोध करते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या जरूरत है, आजकल तो इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक वर्ड है, तो क्या जरूरत है, इससे क्या मुझे मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा? अब उसका भी उदाहरण बता रहा हूं आपको छोटा सा। आप लोगों ने हल्दी, नीम और अरहर की दाल, इसका नाम सुना है? सभी जानते हैं, वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। अरहर की दाल तो हमारी थाली का हिस्सा है। पश्चिम में तो थोड़ा परिवर्तन भी है, लेकिन मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूं, तो वहां तो अरहर की दाल ही सबसे प्रसिद्ध दाल है। अब अरहर की दाल से क्या इनकम हो सकता है? वर्जीनिया की इंसमेट इंक कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेडमार्क और पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में अप्लाई किया कि हमने अरहर की दाल के एक्सट्रैक्ट से डायबिटिक को ठीक करने के लिए हमने एक फार्मूला तय किया है,
इसलिए अरहर की दाल के प्रयोग पर मेरा पेटेंट कर दो, ताकि इसका कोई दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा कहीं भी तो मुझे पहले उसे रॉयल्टी देनी होगी। हमने विरोध किया CSIR ने, लेकिन अभी भी बहस चल रही है। अब वो क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि उसके माध्यम से वो कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली है पूरी दुनिया में, और फिर उसे पैसा कमाएगी, अरबों डॉलर, ट्रिलियंस डॉलर कमाएगी। और उसका उदाहरण है नीम। नीम को हम सब लोग हमेशा यूज करते रहे, दातून से लेके नीम की पत्ती खाने से लेके उसमें शीतला माई का दर्शन करते हुए, जब भी कोई वायरस आता था तो कहते थे माँ दूर करेगी तो उसके लिए पहले नीम की पत्तियों से झाड़ना, नीम को खाना। तो उसको हमारे यहाँ धार्मिक पद्धति में डाल दिया गया, क्योंकि कौन इतना ज्यादा रेशनैलिटी समझाए। इसको धर्म से जोड़ दो, लोग मान लेंगे, आचरण में आ जाएगा, स्वतः स्वस्थ हो जाएंगे। अब उन्होंने नीम पर, एक कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स में आज से 15 साल पहले पेटेंट ले लिया पेस्टिसाइड बनाने के लिए, और हम ताकते रह गए। हमारी ज्ञान परंपरा, वो वृक्ष हमारी उपमहाद्वीप का, और यूएस की कंपनी उसका पेटेंट ले रही है और अरबों डॉलर कमा रही है उससे। हल्दी, कौन सा ऐसा परिवार है पूरे भारत में जिसके घर में हल्दी ना रखी हो, हल्दी प्रयोग ना होता हो? घाव में लगाने पर भी हल्दी, घाव होने पर लगाते हैं, हड्डी के लिए भी करते हैं। अब उन्होंने एक वर्जीनिया में, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी है यूएसए में, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में हमारे ही 2 भारतीय विद्वान, जो भारत के प्रति, जो मैंने कहा ना, ऐसी शिक्षा ऊंचे लोग पा रहे हैं जो भारत से प्रेम नहीं है उनको, डॉक्टर सोमन के दास और हरिहर कोहली, 2 साइंटिस्ट उस कंपनी के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए काम करके, और उन्होंने दावा ठोक दिया यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हल्दी के जो पाउडर का प्रयोग होता है, इस पर मेरी पेटेंट करो, दूसरा कोई प्रयोग करेगा तो मुझे रॉयल्टी देनी होगी। उस पर CSIR ने काफी चरक संहिता डॉक्यूमेंटेड उठा करके उनको दिया कि हुजूर, ये इसका प्रयोग तो हमारे यहाँ चरक संहिता में, बागभट्ट की किताबों में इतने सालों से है, ये कैसे आप पेटेंट कर सकते हैं उसको? तब जाके रुक गया पेटेंट। तो मैं, तमाम औषधियां ऐसी हैं हमारे, जो चरक संहिता में करीब 900 औषधियों की चर्चा है, उसको आज तक हम पेटेंट नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, अगर आप कभी देखोगे वहां जा करके, तो आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से वहां पर 900 की बजाय अब 60,000 औषधियों की खोज हो गई है भारत में, और एक एक वनस्पति पर, एक एक औषधि वृक्ष पर शोध हो रहे हैं। और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनका वर्तमान विज्ञान का जो प्रोटोकॉल है शोध का, उसके आधार पर रिसर्च करके करीब 300-400 वैज्ञानिक अब तक लगभग 1000 इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए। उसे क्या फायदा होगा? फायदा तो ये होगा, जो विरोध करते हैं हमारे काढ़े का, जो विरोध करते हैं हमारी औषधियों का, उन्हें एक साइंटिफिक आंसर मिलेगा। और दूसरा, कोई दूसरा वर्जीनिया की कंपनी या कोई मिसिसिपी यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी कंपनी जिसके मन में अर्थ कमाने की हमारे ज्ञान परंपरा से इच्छा हो, उसके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले से हमने 1000 रिसर्च करके रखा हुआ है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं है। इसलिए नॉलेज सिस्टम को पढ़ाना जरूरी है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास नॉलेज सिस्टम के, हम इकोनॉमिक ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं इसको, और जिस पर पूरी दुनिया में छोटी छोटी चीजों पर गोदना, जो गोदते हैं ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंपनी अभी बॉम्बे में बनाया और हर साल वो 100 करोड़ कमा रहा है टैटू का, क्योंकि उसको डिजाइन मालूम है, उस रोज एक डिजाइन बदल देता है। और पुरुष, स्त्रियां, अब तो लड़के भी टैटू बनाए घूम रहे हैं। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो प्रमाण देने के लिए पहले टैटू बनवाते हैं नाम लिखवा के, और जब दूसरे जो शादी होती है तो स्किन कटवाते हैं, फिर उसको छूटता है नहीं,
तो उसको स्किन को काटने लगते हैं, फिर वो खुरदरा होता है तो हस्बैंड पूछता है या वाइफ पूछती है ये क्या था, तो कहते हैं कोई स्किन डिजीज हो गई थी। लेकिन वो कमा रहा है। आपकी क्राफ्ट और डिजाइन से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां विदेशों में कमा रही हैं। राजस्थान का क्राफ्ट, आंध्र प्रदेश का क्राफ्ट, छत्तीसगढ़ का क्राफ्ट, उस क्राफ्ट की नकल करके एंटीक बना बना करके तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे ही देश में हम ही लोगों को बेच रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ज्ञान परंपरा में न श्रद्धा है, न उसका ज्ञान है, न उसकी जानकारी है कि उसमें से हम कोई संभावना तलाशें 21वीं सदी में। हम इसलिए ज्ञान परंपरा पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, ज्ञान परंपरा इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम कर्मकांडी पुरोहित बन जाएं या उन श्लोकों मंत्रों को याद करके हम बौद्धिक आतंकवाद फैलाते रहें कहीं पर संस्कृत के श्लोक पढ़ के। वो नहीं अर्थ है उसका। उसमें से निकालना, मणि तलाशना कि 21वीं सदी के लिए हमारे लिए क्या उपयोगी है। वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है। वोकेशनल एजुकेशन में अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो मेरा पहला बोर्ड है, क्योंकि मैं किताब भी इसलिए मुझे छापना जरूरी है क्योंकि सरकार ने मुझे मैंडेट दिया है कि आपके बोर्ड का मैंडेट है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करो। अगर हम किसी दूसरे किताब चलवा देंगे जो हमसे जुड़ेगा तो मकसद ही नहीं पूरा होगा, क्योंकि हम तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली उसको डिजाइन करने में कम से कम 2000 प्रोफेसर और 4500 इस देश के वरिष्ठ शिक्षकों को हमने लगाया है। अलग अलग विषयों में, हर विषय में 200, 400, 500 लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं 18 घंटे मेरी भी वार्ताएं चलती हैं। रात में खाली होते हैं लोग, तो शाम को इसलिए 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक मेरी उनसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती रहती है विषयवार, और मैं भी नोट करता हूँ उन विषयों को कि कैसे डालना है इसको। तो वोकेशनल में भी अगर आप मेरी किताब देखेंगे, अनिल जी ने देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर हाइजीन जैसे विषयों पर भी हमने अपने जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, शिक्षण शुरू कर दिया है। इसलिए कोई पुरातन कोई संस्कृत बोर्ड की तरह कोई बोर्ड नहीं है ये। हम ये दिखाना चाहते हैं कि संस्कृत के गर्भ से ज्ञान परंपराएं पूरी दुनिया में फैली हैं। और जो बिल डुरां, अमेरिका का सबसे प्रख्यात दार्शनिक 20वीं शताब्दी का, कहता है कि भारत विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी है। संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं की मां है। क्रिश्चियनिटी की करुणा भी बुद्ध की करुणा से आई। लोकतंत्र भी विश्व में उसका जो बीज तत्व था, प्रारंभ था, वो महाजनपदी काल के गणराज्यों, वैदिक काल की सभा समितियों, चोलों के तिरुमिरर के ग्रंथों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, वहीं से पूरी दुनिया को यह संकेत मिला है कि लोकतंत्र हो सकता है।